है पानी? प्लेट से लगा दे। 2 मिनट, 2 बूंद दे दो बस, 2 बूंद जिंदगी। दिखा आज क्या पढ़ना था? क्या बता रही है? वो तो मुझे पता है क्या क्या हो गया था। पढ़ना क्या था ये बताओ, बता के गई वो अक्षांश देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? अक्षांश और देशांतर। अब पूर्व से काल्पनिक रेखा काल्पनिक है, मैं पूर्व से पश्चिम में मिलने वाली ये रियल है। वास्तविक है कि काल्पनिक है? मैम रियल, वास्तविक है कि काल्पनिक है? वास्तविक वास्तविक का मतलब क्या होता है? काल्पनिक है। एक ही बात होती है शायद। काल्पनिक उसको ले आए हो तुम। वास्तविक का मतलब और काल्पनिक का मतलब? काल्पनिक मतलब जो हमने मानी है पृथ्वी पर है नहीं रेखाएं। पृथ्वी पर है नहीं, हमने मानी। और वास्तविक का मतलब पृथ्वी पर ही होती। वास्तव में है, हमने मानी नहीं। नहीं मानी भी है। अच्छा, वास्तव में है, मानी भी है, ये क्या बात हुई? काल्पनिक का मतलब जो चीज़ होना नहीं है, हमारी कल्पना में है, ठीक है। और वास्तविक का मतलब एक्चुअल में वो वास्तव में है, जैसे तुम इस क्लास में वास्तव में हो, ठीक। और तुम्हारी सहेली आज नहीं है, पर तुमने उसे कल्पना में मान रखा है कि वो आई हुई है। समझ में आ गया? तो ये क्या है? तुम्हारे अक्षांश और देशांतर है, एक तरह से रेखाएं हैं जो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्यों नहीं है? इतनी बड़ी पृथ्वी पर जाके कोई खींच तो पाएगा नहीं, तो हमने मान लिया है कि प्रत्येक स्थान पर, यानी कि पृथ्वी को उसने बताया था ना, आधा जो काट रहा है उसको क्या कह रहे हैं? नहीं अक्षांश नहीं कितने कितने नाम लेके आ रहे हो? पहले तो आज का हमारा टॉपिक है अरे मैं थोड़ा सा एक है डाल दो बेटा इसमें। आज तो ब्लू और रेड दोनों लाए हो। ब्लू तो बिल्कुल सूखा हुआ है, आओ ब्लू ही खत्म हो चुका है। ये ब्लैक है, ब्लू है, ब्लू है, ब्लू में डालो, उसमें है सूखा हुआ है, ये डब्बा फेंक देना। ये भ्रमित कर रहा है तुम्हें, ठीक है। इसमें वास्तव में इंक नहीं है, पर तुम्हारी कल्पना में क्या है? इस डब्बे में इंक है, और खोलोगे तो बिल्कुल नहीं है। नहीं मतलब खाली है। चलो, तो अब हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की। ये क्या है? पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिसको हमें अध्ययन की दृष्टि से खींचा गया है, यानी कि कोई भी देश कौन से अक्षांश से कौन सा अक्षांश तक विस्तार है। जैसे आप बताओ, इस कमरे की अगर पूछा रेडियस पूछा जाए कितने फैलाव में फैला हुआ है, तो आप मेजर कर लो, किसको बता दोगे ना? कितने का है? 10 बाई 12 का है, या 20 बाई कितने 25 का है, जैसे भी हो वैसे मेजर कर लोगे। अगर कोई पूछा जाए देश कितना बड़ा देश है पृथ्वी पर, उसकी स्थिति क्या है, तो कैसे बताओगे? कौन सी रेखाओं से? जो मैप में होती है रेखा, हाँ, जो मैप में होती है। जैसे आपके घर जाना होता है तो आपके घर जाने के लिए एक पता चाहिए होता है। ऐसे पृथ्वी पर किसी भी देश में जाना है, या किसी भी प्लेन कैसे उड़ते हैं और कैसे उसी एक्चुअल में वहीं पहुँचते हैं, क्योंकि जहाँ पर उन्हें पहुँचना होता है वहाँ का उनका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लोकेशन पूरी पता होती है जीपीएस में, तो वहाँ पर फीड होता है, वो आराम से उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। जैसे आपके पास पोस्टमैन के पास पूरा क्या होगा? पता सही होगा तभी आपके घर पे लेटर आएगा, अगर पता सही नहीं है तो आपके घर पे लेटर नहीं आएगा। तो सेम जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, अपनी सुविधा के लिए हमने क्या करा है? उसको काल्पनिक रूप से बना लिया, जो पृथ्वी को आधे भाग में काटती है, यानी कि ऊपर और नीचे तो बराबर हिस्से में बांटेगी, उसको हम कहेंगे कर्क रेखा ना कर्क कहेंगे ना मकर रेखा कहेंगे, उसको कहेंगे भूमध्य रेखा। नाम से स्पष्ट है, भूमध्य रेखा, यानी कि भू के बिल्कुल मध्य में जो रेखा अवस्थित है वो भूमध्य, उसको हम कहते हैं 0 डिग्री
अक्षांश। जो ऐसे हैं, कैसे हैं, समांतर हैं, वो क्या कहलाएंगे, अक्षांश। जो लंबवत खींचे गए हैं पृथ्वी पर, वो क्या है आपके देशांतर। समझ में आ गया। जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रहा है वो है अक्षांश। और कौन सा अक्षांश बांट रहा है उत्तर और दक्षिण में, आपका 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। जो पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में बांट रहा है वो है आपका 0 डिग्री देशांतर। ठीक, ये पूर्व और पश्चिम में बांट रहा है, ये उत्तर और दक्षिण में बांट रहा है। इसको हम कह रहे हैं 0 डिग्री देशांतर, इसको कह रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश एक्चुअल में क्या है, रेखा रेखा कहते हैं, पर रेखा ना होगी व्रत है। व्रत का मतलब समझते हो क्या होता है, व्रत जिसका कोई छोर नहीं होता है ना, वही होता है। और रेखा क्या होती है, जिसके छोर होते हैं और जिसको आगे भी ले जाया जा सके। ये मैथ का है, नहीं मैम, बढ़ाया जा सके। ये मैथ के क्वेश्चन है ना। व्रत की परिभाषा क्या है, व्रत की परिभाषा ये जिसका कोई छोर ना हो, यानी कि जो आपके क्या होंगे, भूमध्य रेखा का कोई छोर नहीं होगा, इसलिए हमको उसको भूमध्य व्रत, अक्षांश व्रत इन नामों से जानते हैं। नॉर्मल हम रेखा रेखा प्रयोग करते हैं, पर एक्चुअल में क्या है, ये व्रत है। समझ में आ गया। ये एक का कोई छोर नहीं है, पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि देशांतर रेखा ये क्या है, एक्चुअल में रेखा है, इनका छोर जुड़ा नहीं है, बस ये उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाली एक रेखा है। जबकि ये उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाली रेखा नहीं है। ये कैसे है, समांतर। ये क्या है, लंबवत। लंबवत पृथ्वी पर जो रेखाएं खींची गई हैं उनको हम कह रहे हैं देशांतर रेखाएं, और समांतर जो रेखाएं खींची गई हैं उसको हम कह रहे हैं अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा नहीं कह रहे हैं, अक्षांश रेखा कह रहे हैं। अब भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य रेखा वो है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का पार्ट दक्षिण गोलार्ध, क्योंकि गोले को हमने आधा कर दिया तो गोलार्ध हो गया। अब ये हमारा हो गया उत्तरी और ये हमारा हो गया दक्षिणी। प्रत्येक डिग्री को कोण तो बनाए होंगे मैम ने, सीखे हो ना कि सेंटर पे रखते हैं, प्रत्येक डिग्री का एक कोण खींचते जाते हैं। ऐसे प्रत्येक डिग्री पर क्या करा है आपने, एक कोण खींचा है। यहाँ पर एक कोण खींचा, वो 90 पर आ गया, क्योंकि यहाँ से अगर सीधे बात करोगे तो 90 पर पहुंचेगा। तो ऐसे ही प्रत्येक डिग्री पर क्या करे गए हमने, कोण खींचे गए हैं। एक कोण पर एक रेखा खींची आगे व्रत खींचा। तो ऐसे हमने बना दो छोटा छोटा, आप इसको 1 डिग्री मान के चलिएगा। रू डाल दियो क्या, इसमें डालें। जैसे सेम यहाँ ऊपर खींचिए, ऐसे सेम नीचे खींचे जाएंगे। तो अगर 1 डिग्री से पूरा ऊपर तक ले जाएंगे तो यहाँ 90 तक लाते लाते कितने अक्षांश रेखाएं बन जाएंगे आपके, प्रत्येक 1 डिग्री पर खींचा जाएगा तो 90 बन जाएंगे। तो आपके टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90। और ऐसे सेम यहाँ पर होगी 90। अब टोटल अक्षांशों की बात करी जाएगी। टोटल अक्षांश कितने, 90 + 90 कितना हो गया, 180 और प्लस 0 डिग्री कितना हो गया, 181। क्योंकि ध्रुवों पर जो है हमारे 90 डिग्री वो रेखा ना होगी, कैसे, एक डॉट के रूप में है। आप सर्किल किसको मान रहे हो, या रेखा थोड़ी सी तो लग रही हो, एक डॉट होगा, क्या उसको रेखा मानोगे या सर्किल मानोगे, नहीं। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है अगर इन दोनों ध्रुवों को हटा दिया जाए, एक नॉर्थ का और एक साउथ का, -2 करोगे तो कितना होगा, 179 है ना। पूरे अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो 179 है, ध्रुवों को मिला के कहेंगे तो 181 है। ठीक है। और कभी पूछा जाएगा 0 डिग्री से ऊपर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आपका आंसर होगा 90। 0 डिग्री के नीचे कितनी है आपकी, 90। समझ में आ गया। तो प्रत्येक डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखाएं और कैसे हैं आपके 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिण गोलार्ध। जो आपका ध्रुवों पर रेखा है वो रेखा ना होगी, कैसे, एक बिंदु के रूप में। समझ में आ गया। इसलिए अगर हम उसको हटाना चाहेंगे तो हमारे टोटल कितनी आ रही है, 179 आ रही है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी लाइन मैप में, अभी ये मैप में आएगा ही।
अभी ये मैथ में आएगा ही नहीं। अगर तुम्हें इक्वेटर दिखाऊंगी फिर तुम इसकी इक्वेटर समझ में ही नहीं आएगा। बोलो, ये रहा तुम्हारी रेखा, दिख रही है? नहीं दिख रही है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ ये भूमध्य रेखा है, ये आपकी आएगा मकर रेखा और ये आपकी आएगी कर्क रेखा। यहाँ से बता देंगे कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है? तो आपकी ये अब 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, क्यों 23.5 डिग्री है? सेंटर से 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी नापी गई है। ये कोणीय दूरी 23.5 उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। नॉर्मल इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा। जो उत्तरी अक्षांश है उसको हम कह रहे हैं, कैसे डाले हो इसमें वो वाली है कर्क रेखा चल रहा है और ये है आपकी मकर कर्क रेखा और मकर रेखा। 23.5 ये 23.5 डिग्री वो पॉइंट है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रत्येक वर्ष लंबवत पड़ता है। प्रत्येक वर्ष का लंबवत मतलब अगर सूर्य यहाँ पर है तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर लंबवत पड़ेगा, इसके बाद सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तिरछा। समझ में आ गया? तो 23.5 डिग्री उत्तरी 23.5 डिग्री दक्षिणी तक पूरे वर्ष भर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, जिसमें आपको बताया था कल जाके पूरा सूर्य घूम रहा था कर्क रेखा पर, मकर रेखा पे, कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत कब पड़ रहा था? कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत कब पड़ रहा था? कौन सी तिथि थी वो? वो अपने अक्ष पर घूमी। तिथि पूछ रही हूँ, एक्चुअल वो डेट क्या है? कौन सी डेट पर कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है? 22 को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करूँ तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। 21 जून 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, यानी कि सूर्य का प्रकाश किस पर? आपके मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा। तो 21 जून से 22 जून, 21 जून से 22 जून, 21 जून से 22 जून सूर्य का प्रकाश उत्तरायण दक्षिणायन ऐसे करता रहता है और इसी क्षेत्र में लंबवत पड़ता है। अब यहाँ से मैंने कहा तिरछे की बात करी और फिर बोला था कि जो आपकी क्या है ध्रुव है वहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश वहाँ पर ना तिरछा ही नहीं पड़ता। लंबवत की तो बातें दूर रही, तिरछा ही नहीं पड़ता, तो कहाँ से होगा? अब यहाँ पर एक गोलार्ध पड़ता है आपका 66.5 डिग्री उत्तरी और ऐसे 66.5 डिग्री दक्षिणी। इसको कहते हैं आर्कटिक, इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल ये ऐसा है जहां पर सूर्य का प्रकाश प्रत्येक वर्ष तिरछा पड़ता है, लंबवत ना पड़ के कैसा पड़ेगा? तिरछा। उसके बाद सूर्य का प्रकाश नगण्य होता है, यानी कि बहुत कम पड़ता है, क्योंकि अब झुकेगी पृथ्वी तभी तो ध्रुव पड़ेगा। अब पृथ्वी झुकी हुई है तो यहाँ पर पहुंचेगा साउथ पोल पर, तो यहाँ पर गर्मी होगी, इस समय नॉर्थ पोल पर क्या होगी? सर्दी। तो इस समय नॉर्थ पोल यानी कि जो आपका आर्कटिक सर्कल है वहाँ पर क्या शुरू हो गई होंगी? रातें। और ये रातें कब तक रहेंगी? जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं करता, यानी कि 21 आपके सितंबर की बात करी थी, मार्च में 23 मार्च को क्या होगा? सूर्य उत्तरायण करता है ना, उत्तरायण सूर्य जैसे करेगा यहाँ पर क्या होने लगेंगे? दिन होने लगेगी और यहाँ पर रातें प्रारंभ हो जाएंगे। तो 66.5 डिग्री में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा, 23.5 डिग्री में सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा पूरे साल भर। और इक्वेटर पे क्या है? एवरग्रीन 12 महीने के दिन और 12 महीने के रातें होती हैं। सूर्य का प्रकाश लंबवत और तिरछा ना पड़ना ही पृथ्वी पे दिन रात की अवधि को क्या करता है? डिसाइड करता है। समझ में आ गई? और ये कैसी है? काल्पनिक रेखा है। यहाँ तो अक्षांश की तुम लोगों ने ये बात समझ ली, हमने कैसे 23.5 डिग्री का मतलब क्या है और 66 डिग्री का मतलब क्या है। और दूसरी बात करें कि किसी देश का विस्तार, किसी देश का विस्तार दक्षिण से उत्तर में कितना है? मान लो ये मैंने क्या बनाया? भारत। ऐसे नॉर्मल ये भारत बनाया हुआ है। अब भारत के नीचे से यहाँ से भी कोई अक्षांश रेखा जा रही होगी और ऊपर से भी कोई अक्षांश रेखा जा रही होगी। तो ये कौन से अक्षांश है? 6 डिग्री 4 मिनट और ये 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये क्या है? भारत का पूरा अक्षांश से विस्तार है। अब आपको अभी ग्लोब पे बताना हो, ऐसे बता दोगे कि भारत कहाँ पर है? अगर हम पूछेंगे भारत कहाँ पर है पूरी पृथ्वी में, तो क्या बताओगे?
भारत की अवस्थिति। उत्तरी गोलार्ध में मतलब 32 डिग्री वाला अक्षांश और 6 डिग्री वाले अक्षांश के बीच में। ये दक्षिण गोलार्ध में भी तो हो सकता है, क्योंकि 0 डिग्री के तो 1 2 3 4 नंबर ऐसे ही जाएगा, है ना। तो अब किसी भी देश की स्थिति, हाँ भारत उत्तर गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। यही तो मैं पूछ रही हूँ, भारत की स्थिति बता रहे ना। हमने पृथ्वी को काटा इक्वेटर से, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में। अब 0 डिग्री से जितने भी ऊपर देश हैं वो सब कहाँ होंगे? उत्तरी गोलार्ध में। और 0 डिग्री से जितने भी नीचे देश हैं वो कहाँ होंगे? दक्षिण गोलार्ध में। अब यहाँ समझो, आपका जो इक्वेटर है ये है ना, कहाँ गया भूमध्य रेखा, ये जा रही है। अब भूमध्य रेखा देखो कहाँ से निकल रही है? दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट। और एशिया कॉन्टिनेंट में क्या है? इंडोनेशिया के पास से निकल रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का पूरा विस्तार कहाँ पर है आपके? दक्षिण गोलार्ध में। अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें, इसका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में भी विस्तार है। अमेरिका की बात करें यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, इसका पूरा विस्तार कहाँ पर है आपके? उत्तरी गोलार्ध में। यूरोप की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में। अफ्रीका कंट्री मात्र ऐसा है जिसका पूरा विस्तार उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण गोलार्ध में भी है। एशिया का सिर्फ इंडोनेशिया देश छोड़ दिया जाए वही दक्षिण गोलार्ध में, अदरवाइज सारे ही देश कहाँ पर है आपके? उत्तरी गोलार्ध में है। समझ में आ गया? तो इंडिया अब यहाँ पर, अब बात करिए देशांतर की, जो क्या है लंबवत काट रहा है 0 डिग्री देशांतर, कहाँ से निकल रही है आपके? ग्रीनविच से। और ये कोई ऐसे डिसाइड नहीं करा गया, चलो हमने 0 यहाँ मान दिया, नब्बे कर दिया। अब सर्किल में कितना 360 होते हैं ना, 360 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो 360 डिग्री घूमती है ना, एक एक पूरा कोण घूमेगी ना, तो 360। तो ऐसे ही जो हमारे देशांतर है उनकी संख्या कितनी है आपके? 360। अब जो 0 बनाया है वो 0 को सब सर्वसम्मति से हमने किससे कहाँ से माना है कि 0 डिग्री देशांतर कौन सा होगा? आप ऐसे समझो, अब मैं अगर आपको काउंटिंग करूँ तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इधर से ही करूँ। अब आपको अगर मैम आपने उधर से क्यों करा? आप इधर से भी तो कर सकते थे। काउंटिंग के लिए मैं पीछे से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, आगे से भी। तो आप लोगों में क्या होगा? लड़ोगे ना कि मैम पीछे से काउंट क्यों कर रहे हो, आगे से काउंट क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसे देशांतर की बात आई, क्यों 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से, या बहुत होता कि देश लड़ते ना कि हमारे देश से मानो, हमारे देश से मानो, तो सर्वसम्मति से क्या करा गया? ग्रीनविच यानी कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से जो निकल रही है देशांतर, उसको हमने 0 डिग्री माना। अब जो 0 डिग्री के जितना किधर होगा, जो पूर्व में होंगे वो पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम में होंगे वो पश्चिमी देशांतर। यहाँ पर उत्तरी अक्षांश का दक्षिण अक्षांश का, यहाँ पर पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर होंगे। अब इस देशांतर के बाद 0 डिग्री के बाद 1 2 सेम वही होगा, 360 क्या करे जाएंगे? एंगल बनाए जाएंगे और 360 लाइनें खींची जाएंगी। अब जब ये 360 लाइनें खींची जाएंगी तो ऐसा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अब ये जितने भी देशांतर होंगे उनको क्या कहेंगे हम? पूर्वी देशांतर। और इधर जितने भी देशांतर होंगे उनको क्या कहेंगे हम? पश्चिमी देशांतर। क्लियर हो गया? और पूर्वी देशांतर यानी कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और 0 डिग्री से पश्चिम में जाने पर समय घटता है। क्लियर हो गया? क्योंकि पृथ्वी का जो घुमाएं है वो पश्चिम से पूरब है। अब पश्चिम से पूरब में सूर्य इधर निकल रहा होगा तो सूर्य सबसे पहले इधर दिखाई देगा और इधर से दिन काउंट करा जाएगा, इधर जाके रात होगी। आगे बात समझ में? तो जब इधर से हो रहा है तो इधर का दिन प्लस में और इधर का दिन माइनस में होगा। 1 डिग्री से एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का टाइम लगता है। किसको? सूर्य के प्रकाश को। अब अगर यहाँ पर 15 मिनट यानी कि 15 देशांतर पार करने हैं तो 15 चौको 7 है ना। तो 1 घंटे में कितने देशांतर पार करता है? 15। तो इसी को अब 15 को 24 का करोगे पूरा तो कितना हो जाएगा? ऐसे ही हमने पूरा 24 घंटे में बांट लिया। क्लियर हो गया कि नहीं? टाइम कैसे निकाल रहे हैं हम? देशांतर से। अक्षांश से हमारा मतलब क्या है? किसी भी देश की अवस्थिति। अब हमने अभी तुमने उत्तर से दक्षिण विस्तार देखा था। अब भारत का, वैसे तो तुम लोग भारत का विस्तार अलग से भारत में ही पढ़ोगे जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देशांतर की बात करें क्योंकि ये देशांतर भी आया है, तो ये देशांतर कैसे होगा आपका? कौन सा देशांतर है ये वाला बताओ? पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी है। विस्तार बताओ? पूर्वी देशांतर भारत का विस्तार क्या है? समझ में नहीं आ रहा पूरा। जैसे अक्षांश बताए ना 37
डिग्री 6 मिनट और 6 डिग्री 4 मिनट, वैसे ये वाला बताओ। ये भी तो बता रहा 68 से 97 है। 68 डिग्री 97 सी क्या आपका पूर्वी विस्तार है। भारत का पूर्व से वो सॉरी पश्चिम से पूरब का विस्तार 68 97, दक्षिण से उत्तर 6 97। ये अवस्थिति हो गई पूरी गोलोक पर। विस्तार इसका पता चल गया। अब हम बात करेंगे पृथ्वी पर भारत एक्चुअल में कहाँ पर है। अब पूरी बात करें, जैसे आपका पूरा पूरनपुर इतना बड़ा है, पूरनपुर में एक्चुअल में गन्ना कृषि महाविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? कैसे आओगे यहाँ पर? हैं? लोकेशन गूगल पर डालोगे तब आओगे। अच्छा, वैसे नहीं आ पाओगे, पता होगा ना इसका कि बाईपास रोड के अंदर कौन सा भुजिया चौराहा है, कौन सा है भुजिया चौराहा? ऊंचाई चौराहा से अंदर आने पर कौन सा है ना, तो ऐसे पूरा बताओगे ना। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, भारत के 0 डिग्री से इधर पूरब, 0 डिग्री से इधर पश्चिम, और इक्वेटर से इधर दक्षिण, और इक्वेटर से इधर मैं वो मिटा के लिखते रहो। हम बता देंगे। समझ में नहीं आता। ये दक्षिण और ये उत्तर। भारत कहीं यहाँ पर अवस्थित है। तो जैसे मैप में यहाँ देखोगे, ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड की ग्रीनविच से यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर के इधर आओगे तो पूरब हो गया, 0 डिग्री देशांतर के इधर आओगे तो पश्चिम हो गया। अब ये आपका है इक्वेटर। अब इक्वेटर के उत्तर में भारत है। तो अब गोलार्ध की बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध और इधर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की एक्चुअल में अवस्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर हो गया? क्योंकि ये भारत कहाँ है तो पूरा बताया जाएगा। यहाँ पर भारत का सिर्फ एग्जाम्पल दिया जा रहा है। भारत की पूरी अवस्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर क्यों? क्योंकि इक्वेटर से उत्तर में है। पूर्वी क्यों? क्योंकि देशांतर के पूर्व में है। समझ में आ गया? इसलिए भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो गई है। देशांतर का सीधा सीधा मतलब क्या है? हमको टाइम निकालना होता है, समय। देशांतर का सीधा अभिप्राय क्या है आपका? समय। विश्व का समय जो मापा जाता है वो 0 डिग्री देशांतर से मापा जाता है। अगर यहाँ पर 12 बज रहा है दोपहर के या रात के, जो भी मान लो, तो इधर 12 से ज़्यादा बज रहा होगा। और 12 से ज़्यादा मतलब अगर हम ग्रीनविच से भारत के टाइम की बात करें, क्योंकि पूरब में है तो ज़्यादा ही होगा। कितना ज़्यादा है ये बताओ। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। भारत का ग्रीनविच से टाइम कितना ज़्यादा है? भारत का देशांतर विस्तार बता दिया ना। 30 ये क्या है? 30 अक्षांश रेखाएं पार करता है। तो 5 घंटा 5.5 घंटे क्या है? हम लोग प्लस में चलते हैं किससे? ग्रीनविच से। भारत का पूरा विस्तार किसमें है? 30 देशांतर में है। ठीक है, तो 30 को मल्टीप्लाई करो जरा 4 से। 4 के 12 आ रहा है 120, यानी कि 2 घंटे लगते हैं किसमें? 2 घंटे का फर्क है पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के मध्य। अगर यहाँ पर सूर्य 4 बजे उदय हो रहा है तो पश्चिम में गुजरात में कितने बजे हो रहा होगा? 6 बजे। तो इस टाइम जोन को अलग करने के लिए भारत ने क्या करी? एक अपनी रेखा बनाई जिसको कहते हैं भारत मानक समय रेखा। मानक समय रेखा किसकी है? भारत की, जो कहाँ से निकल रही है? नैनी से। और कितनी है? 62 डिग्री। अब ये पूर्वी देशांतर होगा या पश्चिमी देशांतर होगा? कौन सा ये वाला? पूर्वी पूर्वी होगा ना। क्यों? भारत किस में अवस्थित है? पूर्वी और पूर्वी गोलार्ध में। ये पूछा जाता है भारत की मानक रेखा कौन सी है? आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब यहाँ से ग्रीनविच का टाइम देखोगे कितने अक्षांश आ रहे हैं। अभी बताया एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी जाने में सूर्य के प्रकाश को कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट। अब आप ये देख लो 4 मिनट लग रहा है तो 5-5.5 घंटा आगे है, तो कितने अक्षांश पार कर रहा होगा? अब आप इतना करते रहना, 0 से 82.5 पूरा है तो 82 घटा लेना, मतलब कितने कर रहे हैं और अपना निकाल लीजिएगा। और
आधा घंटा, 22.5 का हम लोग आधा घंटा इसमें ऐड कर लेते हैं। जितने भी टाइम जोन है जो आपके ग्रीनविच मीन टाइम है ना, उससे 1.5 घंटा आगे ही है। एक्चुअल पूरा नहीं है, 5 घंटा आगे नहीं, 5.5 घंटा आगे। कोई भी देश होगा, मतलब अगर हम क्या ले रहे हैं, अमेरिका ले रहे हैं, तो 5.5 घंटा पीछे या 6 घंटा पीछे होगा, ऐसा नहीं है। 5.5 घंटा होगा या 6.5 घंटा होगा या 11.5 घंटे पीछे होगा। समझ में आ गया? आधा हम मार्जिन लेके चल रहे हैं, एक्चुअल में पूरा लेके नहीं चल रहे, इस बात को याद रखोगे। और भारत का टाइम जोन क्या है आपका? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और एक देशांतर से 2 देशांतर के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। एक देशांतर से 111.33, और ये है अक्षांश की, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी 111 111.3 किलोमीटर और 111.1 मतलब 111 किलोमीटर की अक्षांश की। समझ में आ गया? तो लिखवाएं। मैम ये नहीं रहा, हम लोग इसमें लंबवत प्रकाश पड़ता है, हाँ, तो इसमें रात कैसे होती है? लंबवत प्रकाश पड़ता है तो रात कैसे होती है? ये देखो सूर्य का प्रकाश। अब मैं तुमको कैसे बताऊं? ये चीज़ ना प्रैक्टिकल करना अंधेरे में, रूम में अंधेरा कर देना और टॉर्च जला लेना और सामने रखना बॉल को जब सीधा रखोगे ना तो बिल्कुल आधा आधा रहेगा, आधा पार्ट इधर बॉल एक लाइन से खिंच जाएगी, जहाँ पर प्रकाश पड़ रहा होगा पीछे प्रकाश बिल्कुल नहीं जा रहा होगा। उसी बॉल को थोड़ा सा तिरछा कर देना, इतना तिरछा कि 23.5 डिग्री। अब जो बॉल वो वाली लेना जिसमें बीच में सर्कल होता है, ठीक है? उस सर्कल को फिर आप देख लोगे कि जब तिरछा करोगे तो उस सर्कल के उधर प्रकाश जा रहा होगा और इधर सर्कल के इस साइड प्रकाश नहीं जा रहा होगा। तो जब सर्कल के इधर प्रकाश जा रहा होगा तो समझ लेना जो ऊपर नोक होगी ना बॉल की, वो क्या होंगे? आपके पोल्स होंगे। तो यहाँ पोल्स पर प्रकाश पड़ रहा होगा, इस साइड पोल्स पर प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा। जब फिर टॉर्च को जब घुमाओगे उसको ऐसे रखना, क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसी है? झुकी हुई है ना, क्योंकि आप उसको घुमाओगे बॉल को तो दिक्कत हो जाएगी। टॉर्च को ही घुमा लेना। जब टॉर्च को ऐसे घुमा के इस तरफ लाओगे तो इस साइड अंधेरा हो जाएगा, इस साइड प्रकाश आ जाएगा। इसको अंधेरे में प्रैक्टिकल करना समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर 3D वगैरह तो है नहीं, तो मैं आपको एक्चुअली में दिखा रहा हूँ, मैं टॉर्च डाल पाऊंगी, इसलिए मैंने सिर्फ ऐसा दिया है कि जब प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पर लंबवत पड़ रहा है, ये 23.5 डिग्री ऐसे माना हुआ है। कभी कभी कोई गोल चीज होती है ना तो उसका उभरा हुआ पार्ट होता है। अब उभरे हुए पार्ट के बाद कुछ तिरछा पार्ट जाएगा ना, तो तिरछे पार्ट में हमेशा क्या होगा? प्रकाश तिरछा जाएगा, तो एक समतल मैदान होगा वहां पर सीधा पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 23.5 डिग्री होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी समतल है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ रहा है? लंबवत। और उसके बाद पृथ्वी क्या हो रही है? थोड़ी सी झुक गई है, और क्या है? क्योंकि सर्कल में है तो सर्कल में तो कभी ना झुकेगा, तो वो भी झुक गया, तो सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ेगा? तिरछा। और 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी के बाद देखा गया है कि सूर्य का प्रकाश की जो तिरछी किरणें पड़ रही थी अब वो नगण्य होती जा रही। समझ में आ गया? इसलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखाया, उन्होंने सारा कलर को दिखा दिया। एक्चुअल में यहाँ के जो देश है ना सारे बर्फ के, इनको यहाँ व्हाइट से दिखाना होता तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे इन्होंने अंटार्कटिका दिखाया ना, और अंटार्कटिका ऐसे क्या है आपका आर्कटिक जितने देश हैं वो भी सारे बर्फ से ढके हुए हैं, इन्होंने सारा कलरफुल दिखा दिया है। चलो लिखवा दें, लिखो अक्षांश और देशांतर लिखो। अक्षांश और देशांतर लिखो, और वो फोटो खींचना फिर भूल जाओगे। कौन खींचता है? तुम ना जब पढ़ाती हुआ करो ना, बीच में उठ के खींच लिया करो, फिर ऐसा लगेगा कि मैडम आप खड़े होकर पोज दे रही हैं। अक्षांश लिखाएं, अक्षांश और देशांतर लिखाएं। पहले तो चित्र बना लो, कौन सा वाला बनाओगे? अक्षांश लिखा तो ये वाला बनाना, सिंपल सा बनाना, ये 0 डिग्री और इसको ऐसे बनाना 0 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, सिर्फ इतना ही बनाना। ऊपर वाला बनाना है। हाँ, सब यहाँ किचन पिचन हो जाएगी ना, समझाएंगे तो पहले ये वाला बना दो। ये नीचे ऊपर वाली डेड डेज रेखा दोनों नीचे और ऊपर वाली दोनों रेखा एक ही है, या मकर रेखा है नीचे वाली? नीचे मकर है, ऊपर कर्क है, वो हम लिखवा देंगे। नॉर्थ और साउथ लिख लो बस। मैम इसमें लिखा हुआ समझ में आता है, पूरा पढ़ेंगे तुम अपने चित्र में समझ लेना।
लिख लो, ये कर्क है और ये मकर है, बस कर्क रेखा और मकर रेखा। और वो अटेंडेंस लगाते हो, बना लिए चित्र, चलो लिख लो। आज पेन है नहीं मुझे, आज 15-16 क्वालिटी है ना? जी मैम जी, क्वालिटी क्वालिटी और जीवन। मेरे को अपना तो पता है। मैम अमर कुमार, आप अमर कुमार है ना? क्या कह रहे हो? वो आपने कल फोटो डाले थे। नहीं, मैंने कुछ नहीं डाला। कितने डाले थे? चलो लिखो, अब बात नहीं करो, लिख लो। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं वास्तविक ना होकर ये काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक ना होकर ये काल्पनिक रेखाएं हैं। जो पराया किसी देश की अवस्थिति, जो प्रायः पृथ्वी पर किसी देश की अवस्थिति को दर्शाने में सहायक, जो प्रायः किसी देश की पृथ्वी पर किसी देश की अवस्थिति को दर्शाने में सहायक होती हैं, पृथ्वी पर किसी देश की अवस्थिति को दर्शाने में सहायक होती हैं, सहायक होती है। अब लिख लो अक्षांश, अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त। दर्शाने में सहायक होती है, अवस्थिति को दर्शाने में सहायक होती है। स्थिति नहीं होता है, अवस्थिति होता है। स्थिति कहाँ लगाओगे, अवस्थिति कहाँ लगाओगे बताओ? जहाँ स्थित होती है कोई चीज पे स्थिति लगती है, इधर निश्चित चीज हो जाती है। अवस्थिति किसी भी जगह की होगी, अवस्थित है ना वो चीज। स्थिति बता रहे हैं। अच्छा, तुम स्थिति किसी व्यक्ति की इस समय आपकी स्थिति या उपस्थिति कहाँ पर है ना? चलो अक्षांश रेखा लिखो, अब ब्रैकेट में क्या कर लोगे, वृत्त। अक्षांश रेखा या वृत्त लिखो। अक्षांश वृत्त वास्तव में एक काल्पनिक वृत्त है। अक्षांश वृत्त वास्तव में एक काल्पनिक वृत्त है जो संपूर्ण पृथ्वी पर खींचे गए हैं। पृथ्वी का मतलब समझ लेना, यहाँ पर पृथ्वी का एक छोटा सा क्या होगा, ग्लोब है ना। संपूर्ण पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींचे गए हैं और पृथ्वी यहाँ दिमाग जरूर रखना याद कि पृथ्वी लिखा जरूर है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, पृथ्वी पर ना खींच के पृथ्वी का एक नमूना जो बनाया है क्या, ग्लोब, उस ग्लोब पर खींचे गए। समझ में आ गया? उस ग्लोब पर आपको दिखाई देंगे, पृथ्वी पर दिखाई नहीं देंगे। नहीं तो पृथ्वी पर जाके ऊपर से देखने लगो कि कहाँ देखें अक्षांश रेखा है। एक्चुअल में जब आप कहाँ जाओगे, एमपी में जाओगे, उज्जैन के थोड़ा सा पास में, या आप कभी ऐसे देश में जाओगे, आपके अफ्रीकन कंट्री में जाएंगे जहाँ से क्या है, आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा या इक्वेटर गुजरता है, तो वहाँ पर उन्होंने काल्पनिक पेंट से बना रखा है, जैसे आपके ये बनाए हुए ना, ऐसे पेंट से कर दिया है कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये मत समझ लेना कि वहाँ से खींची गई पूरी रेखा है, उन्होंने बनाया है कि जो ग्लोब पर दिखाया गया है वो स्थान यहाँ पर है। क्लियर हो गया? बात क्लियर हो गई? जो ग्लोब पर दिखाया गया है वो स्थान यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने रेखा खींच दी है। अब जब उस रेखा पर जाके खड़े होंगे तब 21 जून को, तब आपकी परछाई सबसे बड़ी दिखाई देगी क्या? छोटी। क्यों? परछाई सबसे छोटी क्यों दिखाई देगी?
मैम सूरज बिल्कुल ऊपर होगा। सूरज बिल्कुल आपके सर पे होगा। सर पर होगा, यानी कि लंबवत बोला ना। और कर्क रेखा के कहाँ चले जाओगे? पीछे दक्षिण में जाओगे, उत्तर में जाओगे? दक्षिण। कर्क रेखा के दक्षिण में जाओगे तब परछाई कैसी होगी? कर्क रेखा के जब दक्षिण में जाओगे तो परछाई कैसी होगी? तब भी आपकी परछाई लंबवत होगी। जब कर्क रेखा के उत्तर में जाओगे तब परछाई लंबवत पड़ेगी। सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा ना, सूर्य आपके इधर होगा, परछाई किस साइड पड़ेगी? उत्तर की ओर। मैम नॉर्मल दिन होते हैं तब भी 1 बजे जो होती है धूप तब भी कभी सीधी होती है। तब भी कभी सीधी होती है, तब तक होती है जब तक कब होगा? कर्क रेखा पर। अब जितनी भी तुम क्या देखोगे? अपनी परछाई देखोगे। अब परछाई लंबी होगी, छोटी नहीं होगी। और गर्मी के आने के दिनों में पहले परछाई लंबी होती जाएगी और 21 जून तक आते आते छोटी, और 21 जून के बाद धीरे धीरे परछाई क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। अब कभी अपनी परछाई देखना, लंबी मिलेगी, छोटी नहीं मिलेगी। छोटी कब मिलेगी? गर्मियों में, ठीक है। और 21 जून को सबसे छोटी मिलेगी। और अपने यहाँ तो छोटी मतलब क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है तो लगभग वही है। कर्क रेखा पे चले जाओगे तो परछाई बिल्कुल गायब होगी। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे 21 जून वाले दिन आप कहाँ हैं? किसी स्थान पर खड़े हैं और आपकी परछाई उस दिन गायब है। बताइए आप कौन से स्थान पर खड़े हैं? तो आपका आंसर होगा कर्क रेखा, क्योंकि सर ऊपर होगा, परछाई कहाँ देखोगे? नीचे तो दिखाई नहीं देगी ना, परछाई आपके पैर ऊपर होगी। और जब परछाई उत्तर या दक्षिण में होगी तब सूर्य कहाँ होगा? पीछे। पूछूं क्वेश्चन? नहीं पूछूंगी, चलो फिर रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। और क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाते हैं। तो लिख लिया, क्या लिखे हो ये बताओ मुझे। खींचे गए काल्पनिक ग्रह हैं जो संपूर्ण होते हैं खींचे गए। संपूर्ण पृथ्वी पर खींचे गए हैं। अब लिखो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला अक्षांश वृत्त। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला अक्षांश वृत्त 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश है। आप ब्रैकेट में इसका नाम लिख लो, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश है, ब्रैकेट में इसका नाम लिखो, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से प्रत्येक डिग्री के प्रत्येक डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पर प्रत्येक का मतलब क्या होगा? मतलब हर किसी 1 डिग्री है ना। प्रत्येक का मतलब प्रत्येक 1 डिग्री पर कोणीय दूरी, प्रत्येक 1 डिग्री पर कोणीय दूरी से भूमध्य रेखा से प्रत्येक डिग्री पर कोणीय दूरी पर एक अक्षांश रेखा खींची गई है। एक अक्षांश रेखा खींची गई है। इस प्रकार उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं। इस प्रकार उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर है। 111 किलोमीटर है। अब लिख लो कर्क रेखा और मकर रेखा। पहले लिखो कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री
डिग्री कोणीय दूरी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो यह दर्शाती है कि इस रेखा तक सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। जो यह दर्शाती है कि इस रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। तुम्हारा नाम क्या है? रजनीश। ये दर्शाती है सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। अगला लिखो मकर रेखा। अच्छा तुमको कर्क रेखा लिखी हो ना, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। बस इतना लिखो, कर्क रेखा इक्वेटर के उत्तर में अवस्थित है। कर्क रेखा इक्वेटर के उत्तर में अवस्थित है। कर्क रेखा इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। अब लिखो मकर रेखा। मकर रेखा भी कर्क रेखा की भांति मैंने क्या लिखवाया, इसीलिए लिखवाया जैसा लैंग्वेज कहाँ पर थी आपकी, कर्क रेखा में थी, वैसे ही सेम है। मकर रेखा भी कर्क रेखा की भांति सूर्य के प्रकाश के लंबवत प्रदर्शित होने को दर्शाती है। सूर्य के प्रकाश को लंबवत पढ़ने को दर्शाती है। क्या बोला था लैंग्वेज? होने को दर्शाती है। कर्क रेखा मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, इसको लिखवाना है। ये ऐसे याद कर लोगे, ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है। इसमें क्या है, सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक कैसा पड़ेगा, तिरछा पड़ता है। अब ये वाला चित्र बना लो और ये प्रकाश बना लो तो तुम्हें समझ में आने लगेगा। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम करो, ठीक है? और ये हटा दो, नहीं तो हम डिलीट मार देंगे इसको। अपने आप से हटा लो। ये वाला चित्र बना लो, बस एक ऐसे बनाओ। ये जो वाला ये बताया वो बना लेना, यहीं पर ऐसे बना लो। 66.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री। सब बन जाएगा, बाद में बना लेना। तुम्हारे जो सहपाठी हैं उन्होंने बनाया हुआ है, उन्हीं की कॉपी देख के बना लेना। तो और भी सहपाठी है, एक राजीव भी नहीं सहपाठी है तुम्हारे, रजनीश। चाहो तो ऐसे लिख लेना, सूर्य का प्रकाश लंबवत और सूर्य का प्रकाश तिरछा। और ये ध्रुव है आपके नॉर्थ और साउथ। यहाँ पर 6 महीने के रात और बना लिया हो। कुछ पूछा जाता है, बस यहाँ समझ लो, इतना डिटेल में आपको पढ़ाना नहीं है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और जो कर्क रेखा से 66.5 डिग्री का है उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जो 66.5 से ध्रुव तक है उसको कहते हैं शीत कटिबंधीय। बस इतना याद रखो, कौन से डिग्री से कौन सा क्षेत्र है, बस इतना पूछा जाता है, इससे नहीं पूछा जाता। क्यों, ये हम इसलिए यहाँ पर बता दे रहे हैं। जब भारत पढ़ोगे ना, तो भारत में जब जलवायु पढ़ोगे तो पूछा जाता है आपके पेपर में, भारत निम्न में से कौन सा जलवायु वाला क्षेत्र है। तो आपका आंसर होता है भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु
क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि भारत का विस्तार, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। तो एक्चुअल में देखा जाएगा तो भारत की जो जलवायु है वो शीतोष्ण और उष्ण दोनों ही है, पर हिमालय होने के कारण क्या है, उसकी जलवायु कैसे हो जाती है? उष्ण कटिबंधीय हो जाती है। समझ में आ गया? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। उष्ण ठीक है, ये है, यहीं पर ही लिखना जो चित्र बना है। उपोष्ण लिख लो या शीतोष्ण लिख लो। शीतोष्ण कटिबंधीय और ये रहा शीत कटिबंधीय। ठीक, बस इनको एज इट इज आप लोग ऐसे याद कर लेना। इस बोर्ड का नाम रख लेना चाहिए, प्यार से छोड़ा जाएगा। साफ ही नहीं होता है। मैम इसमें दो तरह लिख रहे हैं, शीत कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। हाँ। ऊपर वाले में एक ही लिखा है, दूसरे कटिबंधीय। जैसे यहाँ नीचे लिखा है वैसे से ऊपर लिखो। समझ गए? जैसा नीचे है, क्योंकि ये जुड़वा भाई है, जैसे नीचे गुण पाए जाएंगे वैसे ही ऊपर गुण पाए जाएंगे। आप अपने उसमें लिख लो दोनों। यहाँ पर होगा शीतोष्ण, मतलब मेहनत करवाओगे ही, और ये होगा, अब मैं 5 भी नहीं पाऊंगी, यहाँ टेम्परेचर कम ठंडा रहता है। हाँ, यहाँ पर माइनस -50, -60 लिख लिए। चलो अब देशांतर पर आ जाते हैं। बस यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लो, अक्षांश रेखाएं, रेखा ना होकर क्या है? व्रत है। अक्षांश रेखा ना होकर क्या है? व्रत है। जिनकी टोटल संख्या कितनी है? 181। जिनकी कुल संख्या 181 है। चूंकि ध्रुवों पर अक्षांश एक बिंदु के समान है, चूंकि ध्रुवों पर अक्षांश एक बिंदु के समान है, चूंकि ध्रुवों पर अक्षांश एक बिंदु के समान है, इसलिए उन्हें व्रत न मानकर बिंदु मानते हैं। ध्रुवों पर अक्षांश सर्किल या रेखा ना होकर क्या है? एक बिंदु के समान है। ध्रुवों पर अक्षांश बिंदु के समान है, शॉर्ट में ऐसे लिखो, ध्रुवों पर अक्षांश बिंदु के समान है, इसलिए इन्हें व्रत ब्रैकेट में रेखा ना मानकर बिंदु मानते हैं। जिस प्रकार अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाती है? 179। अब लिख लो देशांतर, और दूरी तो लिख ही ली हो, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर। देशांतर लिख लो। अब आपको पूछा जाएगा कि अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, लंबवत होती हैं, तो क्या बताओगे? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और अक्षांश रेखाओं के जो लंबवत रेखाएं होंगी उनको क्या कहेंगे? देशांतर। वेरी गुड, लिखो देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम खींची गई, पश्चिम से पूरब? कौन सी वाली अक्षांश रेखाएं?
पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब नहीं पूर्व से पूर्व से पूर्व से पश्चिम। पश्चिम खींची गई है, वो से बच्चे ठीक, पूर्व से पश्चिम खींची गई है। यहाँ पर देखते हो देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाओं के लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो प्रायः उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती हैं, जो प्रायः उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती हैं। 0 डिग्री देशांतर जो प्रायः उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती हैं। 0 डिग्री देशांतर जीरो डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच, इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है। इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है जिसको प्रधानोत्तर देशांतर, लैंड है ग्रीनविच से गुजरता है जिसको प्रधानोत्तर देशांतर, और इंग्लिश में लिख लेना GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, प्रधानोत्तर मानक समय रेखा, पूरा नाम इसका ही है, प्रधानोत्तर मानक समय रेखा। देखो कितना बड़ा नाम है, इसको शॉर्ट में कहते हैं हम 0 डिग्री देशांतर। और इंग्लिश में आपका GMT। जैसे अक्षांश में किधर से किधर खींचे गए थे, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। अक्षांश पूरब से पश्चिम खींचे गए, देशांतर उत्तर से दक्षिण। बस मिलाते हैं कहीं से कहीं करते हैं, क्योंकि सर्कल कहीं से स्टार्ट करोगे कहीं खत्म करोगे ना, और रेखा का तो कहीं से खत्म करने की बात ही नहीं, कहीं से किसको कहीं पे मिला चलाते। लिख लिए GMT। 0 डिग्री के पूर्व में, 0 डिग्री के 0 डिग्री देशांतर लिख लेना। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में समय कैसा दिखेगा? पॉजिटिव। उसको अपनी लैंग्वेज में क्या लिखोगे बताओ जरा? सकारात्मक, धनात्मक, ये लिखोगे। सदैव ज्यादा, ज्यादा का मतलब अधिक होगा, यानी कि ऐसे प्लस का चिन्ह तो बना ही लो, अधिक का बारे नहीं, आगे रहेगा, ठीक है, आगे लिखो, ऐसे लिखो। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में समय हमेशा आगे तथा 0 डिग्री के पश्चिम में समय हमेशा पीछे। किससे पीछे रहेगा बेटा? 0 डिग्री के। अगर 0 डिग्री में यहाँ पर क्या बज रहा है? 12 बज रहा है, ठीक। अब यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को 4 मिनट लगते हैं। ये अगर हम 1 डिग्री मानते हैं, ये 2 डिग्री मानते हैं, ये 3 डिग्री मानते हैं, ऐसे समझ लो। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना मिनट लग रहा है? 4 मिनट। यहाँ पर बज रहा है 12, तो यहाँ 12 बज के 4 मिनट हो रही है। सिर्फ दूसरे देशांतर पे जाओगे 2 डिग्री देशांतर पे, तो 12 बज के 8 मिनट हो रहे होंगे। समझ में आ गया? ज्यादा होगा कम हो रहा होगा? बताओ। ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा होगा बच्चों, यहाँ बढ़ रहा होगा। समझ में आ गया? यही तो गलत बोल गए तुम। यहाँ ज्यादा हो रहा होगा ना, यहाँ 1 डिग्री पे 12 बज के 4 मिनट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बढ़ रहा है टाइम और यहाँ घट रहा है। यहाँ 12 बज रहा है तो अभी यहाँ 12 बजना नहीं होगा, यहाँ 12 बजने में भी 4 मिनट कम होंगे। अब 12 बजने में 4 मिनट कम होंगे, इसका मतलब कितना बज रहा होगा? 11 बज के 56 मिनट। समझ में आ गया? तो यहाँ टाइम प्लस में और यहाँ टाइम माइनस में होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा। ये तो आपको समझाने के लिए समझा दिया, बाकी किसी भी देश के टाइम नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे देखा जाएगा तो पूरी पृथ्वी पर 24 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है? 24। सबसे ज़्यादा टाइम जोन रसिया में है 11, उसके बाद फ्रांस में है 7।
टाइम जोन मतलब समझ में आ गया? नहीं, भारत का टाइम जोन सिर्फ एक है, कितना है आपका 62.5 डिग्री, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे आपके जो रसिया है उसमें 11 टाइम जोन है, यानी कि रसिया के इधर आओगे तो कोई और टाइम होगा, जितना भी देशांतर होगा उसको पार करोगे तो कोई और टाइम जोन हो जाएगा। क्लियर हो गया? लिखो, क्या लिखते हो? पूरब में जाने पर टाइम पीछे प्लस होगा, यानी कि बढ़ेगा किससे? ग्रीनविच से। और पश्चिम में जाने पर टाइम क्या होगा? कम होगा। किसके कंपेयर में? ग्रीनविच से। समय हमेशा ऐसे लिखो, जीएमटी से किसी भी देश का मानक समय, जीएमटी से किसी भी देश का मानक समय सदैव कैसा रहेगा? 1.5, यानी कि आधा घंटा जो भी उसका टाइम होगा। एग्जाम्पल दो, भारत का जीएमटी से जो टाइम है वो क्या है? 5.5 घंटा है। 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा पूरा और उसमें आधा घंटा और इंक्लूड कर दिया। ऐसे ही किसी देश का अगर टाइम जोन होगा तो उसमें आधा घंटा हमेशा क्या रहेगा? आगे रहेगा। सदैव क्या होगा? आधा घंटा जोड़ा जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? 1.5 घंटा होता है, किसी में 1.5 घंटे का फर्क होता है। किसी में 1.5 घंटे का फर्क होता है। भारत और पाकिस्तान के समय में सिर्फ आधे घंटे का फर्क है। नेपाल के भी होगा, जैसे मैं नेपाल के भी है, भूटान के भी है, सब में है। जब भारत में ही समय का फर्क है तो इनमें भी रहता ही है। अभी देखा ना, भारत 3 अक्षांशों के 30 अक्षांशों के बीच में, इसमें आपके कितना 2 घंटे का फर्क आ रहा है। अभी 2 घंटे को फर्क को कम करने के लिए हमने क्या करा? भारत के इन रेखाओं के बीच में जो रेखा है उसी को मान लिया। अब हमें ग्रीनविच से क्या लेना था? आधा आगे लेना था, इसलिए हमने 82 डिग्री, तो 82 को माना है। समझ में आई की बात? नहीं। अगर हम पूरी बात करें तो हमारी 82 डिग्री जा रही थी, और हमें ग्रीनविच से आधा घंटा क्या लेना था? ज़्यादा या कम? क्योंकि 1.5 घंटा पूरा किए तो हमने 82.5 को क्या माना है? अपना टाइम जोन माना है। क्लियर? मानक रसिया में 11 टाइम जोन है, मतलब अलग अलग समय। अलग अलग समय। भारत में तो नहीं है। नहीं, भारत में एक ही टाइम जोन है बस। भारत ने कभी इस बात को उठाई नहीं कि जैसे भारत का विस्तार इतना लंबा है तो हो सकता है यहाँ पर 2 या 3 टाइम जोन चल सकते थे। भारत में 2 टाइम की बात ही नहीं करी, उसने एक ही टाइम जोन रखा, और जो भी भारत के सेंटर में पड़ा 82.5 डिग्री, उसी को अपना क्या मान लिया? टाइम जोन मान लिया। ये तुम जब भारत पढ़ोगे तो भारत में पढ़ोगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार, उसी में आपको भारत के देशांतरीय विस्तार पढ़ाएंगे, तभी भारत का टाइम जोन पढ़ा देंगे। यहाँ पर क्योंकि आप ग्लोब की बात करें, सिर्फ अक्षांश देशांतर पढ़ाने, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल देके समझाया, इसलिए बताया आपको। लिख लिए? ये समझ में? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी कितनी है? 111.3 किलोमीटर है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर, यानी कि 1 डिग्री से 2 डिग्री जाने में कितना टाइम, और 1 डिग्री से 3 डिग्री जाने में कितना टाइम लेगा? बताओ। 1 डिग्री से 3 डिग्री जाने में कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट। टाइम नहीं पूछा, किलोमीटर है ना? कितना किलोमीटर पड़ेगा? 334 आधा। कितना पड़ेगा? 0 से 1 जाओगे तो 111.3, और यहाँ पर गए 2 में कितना हो जाएगा? 222.6। अब यहाँ पर 3 पर आओगे तो 3.9 है ना? 0 से 2 पर आएंगे तो इतना, 0 से 3 पर आएंगे तो इतना किलोमीटर चलेगा। क्या लिखते हो? एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी कितनी है? 111.3 किलोमीटर है, तथा सूर्य के प्रकाश को एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का टाइम लगता है। इस प्रकार 15 देशांतर पार करने में, इस प्रकार 15 देशांतर पार करने में कितना लगेगा? 15 × 4 1 घंटा। 15 देशांतर पार करने में तो 15 × 4 करोगे और वहां पर लिखोगे 60 मिनट। 60 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर 24
क्योंकि 360 घंटे वो है ना, 360 सर्किल है हमारी देशांतर, तो 360 देशांतर को पार करने में कितना घंटा लगता है आपका? 24 घंटे लगते हैं। तभी पृथ्वी पर हमारे पूरे कितने हैं? 24। यानी कि एक दिन में पृथ्वी 24 घंटे की घूमती है। पूरा देशांतर पार करने में कितना लगा रही है? 24। समझ में आ गया क्यों 24 घंटे लिए हैं हम लोगों ने? क्योंकि 360 है, 15 डिग्री में एक, तो 15 देशांतर पार करने में 1 घंटा, तो 360 देशांतर पार करने में 24 घंटे लग रहे हैं। इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर 24 क्या है? टाइम जोन। प्रत्येक घंटे में एक टाइम जोन बांधा है हमने। 24 पूरी पृथ्वी पर 24 टाइम जोन। क्या लिखोगे उसको? समय क्षेत्र। समय, हाँ समय, नोट करके लिखो। एक चीज वहां पर लिखवाना भूल गई थी, यहाँ पर नोट करके लिख लो। ग्रीनविच से पूरब तथा पश्चिम में समय का ये अंतर, ग्रीनविच से पूरब तथा पश्चिम में समय का ये अंतर। ग्रीनविच यहाँ पर जीरो लाइन समझ लेना, ठीक है? ग्रीनविच को यहाँ जीरो लाइन समझना। ग्रीनविच से पूरब व पश्चिम में समय का अंतर पृथ्वी के अपने पूर्व व पश्चिम में यह अंतर, समय में यह अंतर पृथ्वी का अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूर्णन के कारण है। सॉरी, पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण आता है। पूरा बोल दीजिए। क्या? ग्रीनविच से पूर्व व पश्चिम के बीच मध्य यह समय का अंतर पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण आता है। पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण आता है। इसको ऐसे समझो, ये है ना, ये पार्ट है, ये पार्ट इधर वालों को पहले दिखाई दे रहा है और आपके पास आने में टाइम लगेगा। अब पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व, यानी कि ऐसे घूम रही है ना, तो ये वाला इधर, ये वाला आप लोगों ने अभी नहीं देखा, समझ लो। इन लोगों ने देखा सूर्य यहाँ पर पहले आया, ये हो गया, होता गया, ऐसे घूमती गई जब तक कि आपके पास आया 24 घंटे हो गए थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने पहले देखा और आपने बाद में देखा। तो ये समय अंतर कैसे आ रहा है आपका? पृथ्वी जब अपने अक्ष पर कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से घूमने, पूर्व में घूमने के कारण सूर्य जब तक वहाँ पहुँचता है मूव करके, तो टाइम में क्या हो जाएगा? अंतर आ रहा है ना, इसीलिए आ रहा है। लिख लिए? सारी बातें क्लियर हो गई? अब लिखो तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और 0 डिग्री क्या है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होती है? यहाँ पर एक चीज समझो, जैसे 0 डिग्री अक्षांश बताया, ऐसे ही 360 पूरे खींचे गए होंगे सर्किल। 360 सर्किल खींचने के बाद तो इससे जस्ट पीछे आया होगा, वो कौन सा होगा? 180 होगा कि नहीं? होगा भाई ये 0 है, इधर से पूरा खींचा गया 179, इधर से पूरा होगा 180 छोड़ोगे तो कितना होगा? 360 होगा ना। अब मैंने कहा इधर जाओगे तो 179, इधर जाओगे तो 180, तो ये टोटल आएगा क्या? ये टोटल नहीं आएगा ना, एक, क्योंकि हमने 0 डिग्री को यहाँ पर नहीं जोड़ा। अब यहाँ 0 डिग्री के पीछे क्या होगा? 360 ना होके 180 होगा। यहाँ का 1 डिग्री, उसके जस्ट एक पीछे क्या होगा? 1 डिग्री होगा। यहाँ अगर 2 डिग्री होगा, उसके जस्ट पीछे क्या होगा? 2 डिग्री होगा। ऐसे 0 डिग्री आपकी क्या है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है। 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्या होगा? आपकी तिथि रेखा है। क्या है आपकी? तिथि रेखा। अब 180 डिग्री ना पूर्वी है ना पश्चिमी है। जैसे 0 डिग्री ना पूर्वी है ना पश्चिमी है, बाकी यहाँ पर 1 डिग्री पूर्वी करोगे, 1 डिग्री पश्चिमी करोगे। 180 डिग्री को ना पूर्वी बोलोगे ना पश्चिमी बोलोगे, क्योंकि वो एक जैसे 0 डिग्री है वैसे जस्ट उसके पीछे है।
क्योंकि 180 डिग्री के इधर पूरब में या 180 डिग्री के पश्चिम में कितनी संख्या, जो अक्षांश होंगे उतने, देशांतर होंगे उतने ही होंगे जितने 0 डिग्री के पश्चिम में है या पूरब में है। अब ये देखो, इसका पूरब 0 डिग्री का पूरब ये रहा और 0 डिग्री का पश्चिम ये रहा। क्या 180 डिग्री का पूरा पश्चिम भी यही रहेगा? मेरा दायां बायां और आपका दायां बायां सेम है? क्यों? हम लोग अपोजिट है ना। तो अब यहाँ पर इसका पूरब है, यहाँ का इसका पश्चिम है, तो 180 डिग्री के पूरब और 180 डिग्री का पश्चिम में जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा? दिन आगे होंगे पीछे होंगे? आगे हो गया, आगे नहीं पीछे होंगे, पश्चिम है ना इधर। ऐसे समझो, रसिया और अमेरिका, ठीक है, रसिया और अमेरिका की बात करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये होगा आपका रसिया का पार्ट और ये आपका आ रहा है अमेरिका। यहाँ पर छोटा दिख रहा है ना, ये है आपका रसिया, ये है आपका अमेरिका, और ये जो आपको तिरछी मिर्ची लाइन दिख रही है ये वाली, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक, अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के इधर कौन सा हो गया? अगर हम 0 डिग्री का, ये 0 डिग्री का है ना, कहाँ गया? 0 डिग्री के इधर आने पर प्लस और इधर आने पर माइनस। क्या है ये? समय का समय, यानी कि यहाँ पर दिन आगे चल रहा होगा और यहाँ दिन पीछे चल रहा होगा, है ना। अब जब यहाँ पर रसिया की तरफ आओगे तो रसिया के ये छोर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर दिन आगे होगा, यहाँ पर दिन पीछे होगा। क्लियर होगा ये बात? ये प्लस में और ये माइनस में दिन होगा आगे। और 180 डिग्री का है, आपके में क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी वगैरह में आते हैं। बस आपसे ये पूछा जाएगा कि जो आपकी कौन सी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो समय रेखा है या तिथि रेखा है। और ये सीधी ना होगी, कैसी? कटी फिटी है। कटी फिटी का मतलब जिग जैग है। जिग जैग क्यों है? अब मान लो अगर ये यहाँ पर दिखा है ना कट, अगर ये वाली यहाँ से सीधी खींच दी जाती तो यहाँ पर तिथि बदल जाती ना, एक ही देश में तिथियां बदल जाती, तो एक ही देश में तिथियां ना बदले, इसलिए क्या करा है, जहाँ पर ऐसे भूखंड आए हैं उनको क्या कर दिया गया है? तिरछा कर दिया गया। समझ में आ गया? तो आपकी जो 180 देशांतर है वो सीधा नाम तो कैसा है? जिग जैग फॉर्म में है। बस ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। और इसके इधर जाने पर, पश्चिम में जाने पर टाइम बढ़ेगा और पूर्व में जाने पर टाइम घटेगा। कैसे याद रखोगे? क्योंकि अपोजिट में चल रहा है। पूर्वी देश जितने होंगे वहाँ पर तिथि आगे चल रही होगी और पश्चिमी देश जितने होंगे वहाँ पर तिथि पीछे चल रही होगी। और जब भी तिथि बदलती है तो रात में 12 बजे के बाद, जैसे अभी बोला था ना, यहाँ पर अगर दिन के 12 हो रहे होंगे 0 डिग्री पर, तो 180 डिग्री पर क्या हो रहा होगा? देशांतर पर रात के 12 बजे है ना। और हमेशा रात के 12 बजे ही क्या होती है आपकी डेट चेंज होती है। क्लियर हो गया? चलो लिखिए, क्या हो? तिथि रेखा लिखते हो, लिखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, जो कि 0 डिग्री देशांतर के कैसे होगा? अपोजिट। बिल्कुल ऐसे लिखो, 0 डिग्री देशांतर के विपरीत अवस्थित है। 0 डिग्री देशांतर के विपरीत अवस्थित है, अवस्थित है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी ना होकर जिग जैग है। देखो, एक यहाँ पर मुड़ रही है बैरिंग सागर के पास, दूसरी यहाँ पर इल्यूजन द्वीप समूह वहां पर मुड़ रहा है, तीसरा आपका ये फिजी द्वीप समूह है यहाँ पर आ गया। ठीक है, सीधी ना होकर जिग जैग है, जिग जैग है, जिग जैग है, टेढ़ी मेढ़ी लिख लो, टेढ़ी मेढ़ी है। तिथि रेखा प्रायः 3 स्थानों से मुड़ी हुई है, 3 स्थानों पर मुड़ी हुई है।
आपके में नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। लिखना चाहो तो बेरिंग सागर, एल्यूशन, द्वीप समूह और आपके फिजी। अब डाल लो, नया टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो आंतरिक संरचना में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके में, सीधे सीधे पृथ्वी के क्रस्ट, मेंटल कोर, सियाल, सीमा और निफे, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। इससे ज्यादा आपके उसमें क्वेश्चन नहीं बनता। ये आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये समझ में आ गया? आप सांस और देशांतर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, जो पेपर में पूछा जाएगा वो मैं बता दे रही हूँ। बस यहाँ से एक 0 डिग्री से आता है, कहाँ से गुजर रही है, ग्रीनविच इंग्लैंड से। और कभी कभी बहुत डीपली पूछा जाएगा तो जहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं काटती हैं वो गिनी की खाड़ी में काटती हैं। जहाँ पर आपकी अक्षांश आपका 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं काटती है वो आपकी गिनी की खाड़ी में है। रसिया है, रसिया से बिल्कुल लगी हुई है। रस्से से बिल्कुल लगी हुई नहीं है, बैरिंग सागर आ रहा है ये बैरिंग सागर। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि बहुत लगी हुई है, मुझे लगता है यहाँ से शायद ऐसे 20 या 25 किलोमीटर दूर है, इतना है। मतलब ये जो मतलब तीनों रेखाएं होती है, तीनों गुजरती है एक देश अपनी एक ही महाद्वीप से निकलती है, अफ्रीका महाद्वीप से, भारत से सिर्फ एक निकलती है। ये आपको होमवर्क दूंगी, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप दिमाग में नहीं रख सकते, और जब आप ये काम अपने आप में ढूंढोगे तो कर लोगे। कर्क रेखा सबसे पहले आपके दक्षिण अमेरिका से, फिर अफ्रीका और फिर एशिया। अगर हम बात करें कितने कॉन्टिनेंट से गुजरती है, 3 कॉन्टिनेंट से गुजरती है। इस तरह से दिमाग में रखोगे। देश नहीं पूछे जाते हैं, आपके में देश नहीं आएगा, बहुत टफ बनाएंगे तब देश आएगा, अदरवाइज देश नहीं आएगा। ठीक है, आप लिखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हेडिंग डालना। निफे इसको एक बार डाउट में वो रखना, या 5 है या 5 है 2900। ये नहीं पूछा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सिर्फ आपको पृथ्वी की परतें पढ़नी है। पूछा जाता है भूपटल से अंतर जाने में, नीचे जाने में निम्न में से कौन कौन सी परतें पृथ्वी पर पड़ती हैं। ये बनाया है रासायनिक गुणों के आधार पर, यानी कि पृथ्वी में जो खनिज पाया जा रहा है उसके आधार पर हमने पृथ्वी को 3 सतह बताई है, सियाल, सीमा और निफे। भूकंप के आधार पर हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 बांटा है, और क्रस्ट ठोस है, मेंटल लिक्विड में है और कोर आपका ठोस है। ठीक है, ये हम अभी बस अपने नाम लिख लो, बाकी मैं आपको लिखवा दूंगा। लिख लिया? क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सीमा और निफे। 62 ये क्या?
किसी ने कहा था गहराई लिखवा दो, आखिर में गहराई पूछी नहीं जाती इसलिए मैंने लिखवाया है, बस ये पूछा था, पूछा भी गया तो, वरना मुझे तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं ना पढ़ाओ, बस कुछ नहीं, बस ये नाम याद करना होगा उसमें। सियाल, पृथ्वी की पूछा क्या जाता है, ये पूछा जाता है पृथ्वी का जो क्रस्ट है निम्नलिखित में से उनमें कौन से रासायनिक तत्व खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सियाल यानी कि सीमा आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिका पदार्थ और एल्यूमिनियम, इसीलिए उसको बोला है सियाल। समझ में आ गया? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सीमा है यानी कि ऊपरी जो परत है उसको कहते हैं सियाल, और इस सियाल में क्या पाया जाता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। दूसरी लैंग्वेज में इसी को हम कह रहे हैं क्रस्ट। अगली बात कर रहे हैं सीमा। सीमा सियाल और निफे के बीच वाली परत है जिसमें आपका सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है, क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि पृथ्वी का कोर किससे है, निफे। निफे यानी कि निकिल और फेरस, फेरस लोहा से, निकिल प्लस फेरस, बस ये लिखो पेपर में, ये लिखा जाता है इसलिए पढ़ाया था। ठीक है, सियाल का निर्माण किससे हो रहा है, सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा का सिलिका और मैग्नीशियम, निफे निकिल और फेरस, फेरस यानी कि लोहा। क्रस्ट क्या है, ठोस है, मेंटल क्या है, तरल है, और ये भी ठोस है। हो जाएगा एक टॉपिक बना लिया। पानी देना जरा, चलिए। पीछे एक बोतल दिख रही है मुझे, किसकी है ये, तुम्हारी है, क्या नाम है तुम्हारा, और ये वो छोटी सी आती थी जो यहाँ बैठती थी, नहीं गीता, गीता, और गीता के साथ एक ऋतिका, ऋतिका क्या नाम है, ऋतिका दीदी, ऋतिका, वो भी नहीं आती है, कोई नहीं आता, क्यों, और वो थी एक पलक दीदी, तो वहाँ आती है, पलक नहीं, मोहम्मद लगती थी, वो क्या नाम था उसका, नूरी, हाँ वो भी नहीं आती है, पहले से नहीं आते, वहीं से नहीं, मतलब पुराने में प्रिंस हो गए, प्रिंस भी गायब हो गया, वो स्कूल भी नहीं आता, कॉलेज नहीं आता है, वो कॉलेज भी नहीं आता, वो अपना स्टडी करना। अगला टॉपिक ले लो, देखो इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, पूछने के लिए बस ये बताया सियाल का मिश्रण निम्न में से कौन से तत्व पाए जाते हैं आपके, सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम, निफे में लोहा, कॉल किससे निर्मित है, क्रस्ट किससे, ठोस, मेटल, तरल, ठोस। क्रस्ट मतलब जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, जिस पर हम लोग हैं, वो क्रस्ट है। इसके 200 मीटर की गहराई पर, यानी यहाँ पर तो 30 लिखा है, पर जब एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर पढ़ोगे तो वहाँ 200 मीटर आ जाता है, 200 किलोमीटर, ठीक, वो आपके में है नहीं, इसलिए मैंने वो चीज़ पढ़ाई नहीं है, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर। अब जो है वो डालो पृथ्वी का वायुमंडल, ये देखो तुम्हारा ईवीएस में भी आता है, ज्योग्राफी में आता है, पृथ्वी की वायुमंडल की परतें पूछा जाता है, कौन कौन सी परतें हैं, पता है कि नहीं, तुम दोनों बताओ, रजनीश और राजीव, क्या बता रहे हो?
दोनों समान क्या है, राशिफल के लोग एक के साथ बैठे हैं। पृथ्वी की वायुमंडल की परतें कितनी परतें पाई जाती हैं पृथ्वी की वायुमंडल में? 5 कौन कौन सी हैं? अग्नि अग्नि, चट्टानें, ये कौन सी हैं? क्या होता है आप पढ़ा रहे हो, मेरे को देखना पड़ेगा। ज्योग्राफी बड़ी नहीं है बहुत से देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 5 परतें होती हैं, सोम मंडल, संपात मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल मंडल। ये पृथ्वी से क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर आपको ये परतें प्राप्त होती हैं। पेपर में इनसे क्या पूछा जाता है, इनकी विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक, ये आपका ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों का ही टॉपिक है। ज्योग्राफी में समझ लो, समझना क्या, बस याद करना। ये मैंने पृथ्वी का क्या बनाया है, पूरा जैसा पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर, पीछे का पूरा गोल स्लाइस होता है, उसका एक आधा काट के यहाँ पर रख दिया। तो ये पृथ्वी के ऊपर क्या है, पर्वत भी है, नदियां भी हैं और महासागर भी है, ऐसा समझ लो। जो आपको दिख रहा है यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, बिल्डिंग भी बनी हुई है बड़ी बड़ी, जो आपको क्रस्ट दिखता है, इसके नीचे मेटल और कोर है। इसके ऊंचाई पर जाने पर क्या मिलेंगे, वायुमंडल की परतें मिलेंगी। वायुमंडल क्या है ये बताओ मुझे पहले, वायु क्या है? अच्छा, हवा है। देखा ही नहीं। हवा कब क्या, वायु को हवा कब कहेंगे बताओ? चलो, तुम जितने मुझसे क्वेश्चन करोगे उससे मैं क्वेश्चन और कर लूँगा, फिर मुझे तो बहुत डीपली बताना पड़ जाएगा। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण होता है ना। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। प्रधानता के रूप में देखते हैं नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में कितना है, 78% है क्या आपके नाइट्रोजन की मात्रा है उसमें वायुमंडल में। और उसके बाद दूसरी ऑक्सीजन कितना है, 21 कुछ परसेंट है आगे, तो आप इसको ऊपर ऊपर मोटा मोटा मान लो। 21% क्या है आपकी ऑक्सीजन। उसके बाद आर्गन है, आर्गन की मात्रा 1% है लगभग कुछ, या पॉइंट में सब कुछ है। कार्बन की मात्रा पूछी जाती है 0.03% क्या है आपके कार्बन की मात्रा है। इसके बाद जितना भी परसेंट बच रहा है वो आपकी अन्य गैसें हैं। इन अन्य गैसों के साथ धूल के कण भी आपके वायुमंडल में अवस्थित है। जल वाष्प भी क्या है आपके वायुमंडल में अवस्थित है। इसी में आपको पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, तो वो आपका ईवीएस का है, इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आपके पृथ्वी के वायुमंडल में, यानी कि वायुमंडल किसको कह रहे हैं कि बहुत सारी गैसों का समूह जो क्या है पूरी पृथ्वी को आवरण करे हुए है, घेरे हुए है, उसी को हम कहते हैं पृथ्वी का वायुमंडल। और इस वायुमंडल के संगठन, यानी कि संगठन में बहुत सारी गैसें हैं, जिसमें प्रमुख गैस कौन सी होगी आपकी हाइड्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन का परसेंटेज देख लेना एक बार मुझे 1% 0.1 आर्गन का है 0.1। वेरी गुड। और ये आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद आपके हीलियम भी होता है, जल वाष्प, हीलियम नहीं, हीलियम और हाइड्रोजन ये यहाँ की गैस नहीं है। हीलियम और हाइड्रोजन आपके धीरे धीरे है वायुमंडल में, पर आपके सौरमंडल के पास नहीं है, ऊपर जाने वाली परतों में मिलेंगी। जैसे आपके ब्रह्मंडल की परतें हैं उसमें आपको हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा मिलेगी। ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऑक्सीजन पृथ्वी के धरातल पर यानी कि सौरमंडल तक की अधिक मात्रा में। पहला मंडल सौरमंडल, जिसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर है। औसतन ऊंचाई ध्रुवों पर क्या है, इसकी ऊंचाई कम, और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक पाई जाती है। और टोटल हमने औसत निकाल दिया 13 किलोमीटर। क्या कारण है, ध्रुवों पर कम
ऊंचाई पर ही जाने पर, यानी कि 8 किलोमीटर पे ही आपका सौरमंडल स्टार्ट हो जाता है, सौरमंडल खत्म हो जाता है। और भूमध्य रेखा पर 12 किलोमीटर तक जाने पर आपका 12 से 13 किलोमीटर जाने तक ही क्या चलता है, सौरमंडल। क्या कारण है बताओ? पहला मंडल सौर हो गया, जिसकी ऊंचाई सरल बना दो। पहला है सौरमंडल, जिसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। दूसरा मंडल हो गया आपका समताप मंडल, इसकी है 50 किलोमीटर। इसके बाद समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, इसकी है आपकी 80 किलोमीटर। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, कितना है आपका 640 किलोमीटर। और इसके बाद बहिर्मंडल, तो ये वाला चित्र आप ऐसे बना लो, मंडल अभी लिखो। इधर मैंने क्या लिख दिया, इसके बाद जितना भी है वो आपका बहिर्मंडल, सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बना लो। हेडिंग डाल दिया, पृथ्वी के वायुमंडल की परतें। नाइट्रोजन 25 या 25 किलोमीटर 25 फुट तक जाती है ऊपर है। ये मेरे को नहीं पता, नाइट्रोजन 25 आती है 26 आती है। नहीं, उसके बाद भी रहती है पर मात्रा कम हो जाती है। समताप मंडल में मिलेगी आपको, सुने हो ना, ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और दूसरा, जब एरोप्लेन से सफर करो, यदि आपको क्या है ऑक्सीजन की कमी लगे तो आप ऑक्सीजन मास्क पहन लीजिएगा, क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सौरमंडल की अपेक्षा कम होती है, मध्य मंडल में और कम। जैसे वायुमंडल पहुंचेंगे ऑक्सीजन गायब हो जाती है और आपके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम की प्रकार की जो हल्की गैसें है वो ऊपर मिलेंगी, भारी गैसें होंगी वो नीचे मिलेंगी। समझ में आ गया? तो इसलिए वायुमंडल में पूरी सघनता, सर्वाधिक सघन गैसें कहाँ मिलेंगे, आपके सौरमंडल में। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडल में गैसों की सघनता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, विरल माध्यम में गैसें मिलेंगी। और ऊपर प्राय कैसे मिलेंगी, हल्की गैसें, और नीचे प्राय भारी गैसें मिलेंगी। इतना डिटेल में पढ़ाना नहीं है, तो इतना डिटेल में वो बता भी नहीं रही। लिख लिया? अब पहले लिख लो, चित्र बना लो, फिर लिखो। क्या हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। चित्र बना लो, बाकी जो रह जाएगा कल करवा दो। मैं वो फोटो किसके पास भेजे? फोटो किसके पास भेजे? भेजते किसके पास हो? सर के पास भेजते, सर का फोटो जो पढ़ाता है आपका आपके मोबाइल में भेजा जो जाएगा। पढ़ाता है उसी के पास प्रदीप सर के पास नहीं है? है, तो हम उनके पास भेजेंगे नहीं ना, वो तो आपसे लेंगे। उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो कहेंगे ना। तुम प्रदीप सर को भेजो, डायरेक्ट तुम प्रदीप सर को भेज दो। कहेंगे ही नहीं, कहना ही भूल जाते। बस 2 लाइनें लिख लो, चित्र बना लिए। पृथ्वी की वायुमंडल में प्राय नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78.8%। ऑक्सीजन 21%। आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है ना? आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है, जो किसी भी गैस के साथ क्रिया नहीं करती। और सक्रिय गैस क्या होती है? जो क्रिया करती है। और सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम हीलियम हाइड्रोजन है ना? बना लिए? चलो हम करेंगे बात। ये परसेंटेज लिख देना, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, आर्गन की और कार्बन की। और वायुमंडल में जलवाष्प, जलवाष्प के अलावा धूल के कण क्या है? सम्मिलित है। और इन सबकी क्या है? आवश्यकता है किसी न किसी कारणों से। जो बादल बनते हैं, धूल के कण नहीं होंगे तो बादल नहीं बनेगा।
जब वाष्प नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, जब बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगी। और ये चीज़ आपको पढ़ानी नहीं है, इसलिए मैं समझा रही हूँ बस। आवश्यक हुआ तो बादल लिख लीजिए बेटा, रफ कर दो।